नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आज मैं एक कहानी के माध्यम से अपने देश भारत की जो स्थिति है, परिस्थिति है, देश में जो राजनीति चल रही है, जो गंदी राजनीति चल रही है, उसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस कहानी से कितना सीखते हैं और कितना इसे अप्लाई करते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। ये कहानी अंधभक्तों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि उनका तो ये विश्वास है मोदी जी देश के लिए, भारत के लिए मरे जा रहे हैं, खपाए जा रहे हैं खुद को। उन्हें तो होश ही नहीं रहता खाने पीने का, घूमने फिरने का, कपड़े तक बदलने का। एक भीड़ से ठसाठस भरी बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। एकाएक एक शख्स चिल्लाने लगता है, इस भीड़ में जेब कतरे घुस चुके हैं। भीड़ में जो लोग होते हैं, बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, वो सभी अपनी जेबों को संभालने लगते हैं, अपने बटुओं को चेक करने लगते हैं। महिलाएं अपने बटुओं को कहां रखती हैं आप जानते हैं, वो भी अपने बटुओं को चेक कर लेती हैं। जिनके पास बटुओं में ज्यादा माल होता है, पैसा होता है, रुपया होता है, वो ज्यादा चेक करने लगते हैं। इसी दरमियान जो शख्स ये चिल्लाता है इस बस में जेब कतरे घुस चुके हैं, वो स्वयं जेब कतरा होता है। अब उसे मालूम पड़ चुका था किसके पास कितना माल असबाब है, किससे कितनी बड़ी लूट करनी है, किसकी जेब काटनी है। जब लोग संभलने लगते हैं, ये अपना काम करने लगता है और उस बस में बैठे लोगों को, अधिकांश लोगों को लूट लेता है, उनकी जेबों पर हाथ साफ कर देता है। बस हमारे देश में यही हो रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, देखो ये हमारे दुश्मन हैं, ये देशद्रोही हैं, ये सवाल करते हैं, ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। और बीते दिनों प्रधानमंत्री नई संसद के बाहर आकर के स्वयं कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में मेरा गला घोंटा जा रहा है। मुझसे संसद में ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिनके जवाब ही मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो ऐसी कहानियां हैं, बच्चों की कहानियां, शरारती बच्चों की कहानियां। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। पहले मैं बड़ा ताकतवर हुआ करता था 4 जून से पहले, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूं, इसलिए मुझे ये बच्चे, ये शरारती तत्व तंग करने लगे हैं। पद्मव्यूह मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंडनबर्ग को आप जानते हैं, ये दुश्मन देश नहीं है, ये अमेरिका में बैठी एक एजेंसी है जो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। उन कंपनियों की खोज करती है जिनमें कमियां हैं, खामियां हैं, जिनमें कानूनी कमजोरियां हैं, जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करती हैं। और ये ऐसी कंपनियों के शेयरों को पहले खरीदते हैं, बाद में जब इन शेयरों के दाम गिरते हैं तो इन शेयरों को जहां से उन्होंने खरीदा है, उधार खरीदा है, वापस कर देते हैं और पैसा बना लेते हैं। रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता गण इस समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं
कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगे रहते हैं और खुद तमाम कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा बनाते हैं। एनडीटीवी पर बीते रोज एक वीडियो आया है इसी तरह का कि राहुल गांधी ने 46 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमाए हैं। राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीनों में शेयर बाजार में आप देखिए 5 महीनों के शेयर बाजार में उन्होंने 46.49 लाख रुपए का लाभ कमाया है। वही राहुल गांधी जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं इसी शेयर मार्केट से लाभ कमा रहे हैं। भाई इस तरह की बातें क्यों करते हो, लोगों का ध्यान क्यों भटकाते हो? पहले तो तुम बताओ कारवां कहां लुटा? दुष्यंत साहब का ही शेर है, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवां कहां लुटा। सेबी चीफ का अडानी कनेक्शन पर आरोप लगाते हुए बोले हैं संजय सिंह। खुलासे की भनक लगी, संसद सत्र पहले समाप्त, ये संजय सिंह ने कहा है। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। सेबी जो शेयर मार्केट को संभालने का काम करती है एक नियामक संस्था है। इसी की जिम्मेदारी होती है कि शेयर बाजार में काम ठीक से हो रहा है या नहीं, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लगा रहा है, किस तरह से कंपनियां काम कर रही हैं, वो कोई नया इशू लेकर के आ रही हैं तो उसमें कोई छूट तो नहीं है। सेबी की जो चेयरमैन साहिबा है माधवीपुरी बुच, उनके पति हैं धवल बुच, जो पढ़े लिखे हैं, शेयर बाजार का ज्यादा काम नहीं जानते। उनके बचपन के मित्र भी हैं अनिल आहूजा। एक अडानी है, एक अडानी के भाई हैं विनोद अडानी जो साइप्रस के नागरिक हैं। उनके कई पार्टनर्स हैं, एक चीनी पार्टनर है, एक मुस्लिम भाई पार्टनर है। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाई जाती है और चीनियों को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारा दुश्मन देश है। हालांकि चीन से हम कितना आयात करते हैं, कितना रिकॉर्ड तोड़ आयात कर रहे हैं, इसके आंकड़े गूगल पर मौजूद हैं, आप देख लीजिए। 10 साल में यह आंकड़ा अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। भारत में हम सिर्फ असेंबलिंग का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी बताते ही हैं कि मेक इन इंडिया हो रहा है और अंधभक्त इसे मेक इन इंडिया ही बताने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम आंकड़े चेक करें, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर निगाह रखें। तो ये जो माधवी बुच साहिबा हैं, इनके पति कोई फंड चलाने का काम करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में, इस फंड के बारे में माधवी बुच प्रचार करने का, इसका प्रमोशन करने का भी काम करती हैं। अगर कोतवाल ही चोरी करने लगे, हिंदी की कहावत आपको याद होगी, सैया भय कोतवाल। जब सैया कोतवाल हो जाते हैं तो फिर जो घरवाली होती है उसको काहे का डर, वो कुछ भी करे। मतलब अगर हमारे पीछे कोतवाल बैठा है तो हम कोई भी अपराध कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे मिला हुआ है। और अगर चौकीदारी करने के लिए आप चोर को ही बैठा दोगे तो क्या वो चोरी रोकेगा? तो हमारे देश में सेबी कुछ इसी तरह का काम कर रही थी। सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। 2 तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। 2 तथ्य और जानने जरूरी हैं क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में
सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा दो और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुश तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी, जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख हैं उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवीपुरी बुच जी के पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के, और ब्लैकस्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात यह भी बता दूं कि इनके पति इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार वरिष्ठ एडवाइजर थे। जैसा कि मैंने कहा, वो रीट्स की बहुत बड़ी पक्षधर है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था, निवेशकों को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रोडक्ट को आप देखिए, ये बहुत कारगर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि क्या माधवीपुरी बुच जी ने ये सब कहते हुए ये जिक्र किया था कि उनके पति ब्लैकस्टोन से संबंधित है, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अडानी से माधवी बुच मिलती हैं जब पहले जांच हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट को भी सच सच नहीं बताया जाता। माधवी बुच यही बताती हैं, किसके आगे हम नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम है।
भोला वाला सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात को मान लेता है। सवाल यह है कि जो लोग बिल बांट करके देश की संपत्ति को खाने का काम कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से शेयर बाजार में अपने शेयरों की कीमत को बढ़ाने का काम करते हैं, जो टैक्स हेवन देश है जहां पर इस तरह की ताकतें बैठी हैं, विनोद अडानी बैठे हैं, वो नासिर भाई बैठा है, वो चीनी भाई बैठा है और इनके तमाम साथी जो भारत में पैसा लगाते हैं और जब शेयर मार्केट में इनके शेयर गिर रहे होते हैं तो उन्हें खरीद करके इनके दाम बढ़वाने का काम करते हैं। तो हमारे देश में इस तरह के गोरख धंधे चलते रहते हैं। क्योंकि ये मोदी जी के मित्रगण हैं तो मोदी जी इधर बिल्कुल देखने का काम नहीं करते। कोई जांच की मांग करता है तो मोदी की जो सेना है, अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो, कंगना रनौत हो, बीजेपी के प्रवक्ता गण हो, इस तरह की अफवाहें फैलाने लगते हैं। भारत के भोले भाले लोगों के दिमागों में इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश करने लगते हैं, ऐसी बातें बैठाने की कोशिश करने लगते हैं कि राहुल गांधी और इस तरह के तमाम लोग, तमाम यूट्यूबर्स, मेरे जैसे छोटे लोग भी देश के दुश्मन हैं। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. ये देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत विश्व की एक ताकत बन सके। भले ही हम दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी बन गए हों, लेकिन इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है? मोदी जी के मित्रगण, अडानी, अंबानी, वेदांता वगैरह वगैरह। इनके ही लोन माफ किए जाते हैं। 16.5 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए। राहुल चिल्लाते चिल्लाते रह गए, लेकिन मोदी ने एक ना सुनी। उनकी सदस्यता तक छीन ली गई थी, उन्हें जेल तक भिजवा दिया गया था। और प्रधानमंत्री संसद में सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे, एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि मैं 81 करोड़ लोगों को राशन, मुफ्त में राशन मुहैया कराता हूं, जैसे कि ये राशन मोदी जी का खुद का हो। देश का राशन है, टैक्स पेयर्स का राशन है। वही लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे राशन की खरीद होती है। लेकिन हमारे देश में मनसुख मंडाविया जो मोदी जी के खेल मंत्री हैं, वो भी अभी संसद में विनेश फोगाट के बारे में इसी तरह की अनर्गल बातें कर रहे थे कि हमने इतनी मदद, इतने करोड़ों रुपए की मदद विनेश फोगाट की। अरे भाई, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पिताजी का पैसा है, देश का पैसा है।
लोग तो सवाल इस बारे में पूछ रहे थे कि विनेश फोगाट के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, उनको कुछ गलत तो नहीं खिला दिया गया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए मनसुख मंडाविया इस तरह की नीचता भरी बातें संसद में कर रहे थे और बीजेपी के सांसद डेस्कें ठोकने का काम कर रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। किस तरह की संस्कृति भारत की हो गई है। हम तो इनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, कारवां कहां लौटा। दुष्यंत साहब का आपने वो शेर जरूर सुना होगा, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवां कहां लौटा। तो मोदी जी की फाइनेंस मिनिस्टर, सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच ये बताएं कि कारवां कहां लौटा। क्यों वो अपने पतिदेव के फंड का प्रचार करने में लगी थी, प्रमोशन करने में लगी थी। जो ईमेल पाए गए हैं, जो ईमेल हिंडनबर्ग ने नत्थी किए हैं, उनके बारे में वो सच सच बताएं। ये कहने से कुछ नहीं होता कि हम तो सीधे सादे हैं, हम तो भोले भाले बच्चे हैं, गलती नहीं करते, सीधा सीधा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। भाई आप कितने बड़े सत्यवादी हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। विपक्ष एक जेपीसी की मांग कर रहा है। राहुल तो कब से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी से पूछने में लगे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए किसने अडानी के यहां लगाए हैं, ये बेनामी पैसा किसका है, ये बताया जाए। माधवी बुच, उनके पति तरह तरह की सफाई कितनी भी दे लें कि हमारा मित्र अनिल आहूजा बचपन का मित्र था, छोटे थे तब से हमें प्यार करता था, लेकिन ये अडानी की कंपनी में डायरेक्टर था, बाद में हट गया। कहा यह जाता है कि सिंगापुर में ये बच्चों के भले के लिए काम करता है। तो ऐसे धर्मात्मा हमने बहुत देखे हैं। ये अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन इनकी आत्मा कितनी मैली होती है, इसके बारे में देश मालूम करना चाहता है। धवल बुच के बारे में, माधवी बुच के बारे में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, कम से कम ये हमें बता दिया जाए। और सच सामने आएगा जब जेपीसी गठित होगी। कितना भी रविशंकर प्रसाद झूठ का प्रसाद बांट लें, अनुराग ठाकुर कितना भी संसद में बोल लें कि राहुल के पास अक्ल नहीं है, वो चिट के जरिए सवाल पूछते हैं। मैं अनुराग से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर अकल है? तुम जिस तरह की बातें संसद में करते हो, राहुल की जाति पूछते हो, कोई भी समझदार आदमी इस तरह के काम करता है? ये नीचता भरी बातें होती हैं, ये नीच विचार हैं। बीजेपी वालों इन्हें छोड़ दो, थोड़ा सच बोलना, सच सुनना सीख लो, बेहतर रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।